हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मनी एंड मनी सप्लाई में अब हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी और स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फुल बॉडीड मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और इवन आगे जो फियाट मनी का लेक्चर आएगा, इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी और फेस वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ मनी की, आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखें। मैं पर्सनली आपको कंसल्ट करूंगा। फाइन, एनीवे कम टू द फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी एक्चुअली वो मनी होती है जिस मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू इट्स फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या? लीगल वैल्यू, है ना। पहले मैं फेस वैल्यू की बात करूं, जैसे हमारे यहां पर जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू लिखी है, जो जितने में वो मार्केट में सर्कुलेट होगा और उस करेंसी के अगेंस्ट जितने की आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो या आप अपने डेट्स का पेमेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। जैसे हमारे यहां पर 2000 रुपीज की करेंसी है, 2000 रुपीज का नोट है, तो अब ये 2000 का नोट मार्केट में 2000 रुपीज में सर्कुलेट होगा। यू कैन परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑफ वर्थ ऑफ रुपीज 2000 अगेंस्ट दिस पेपर बिल। ठीक है, इसको देकर के आप 2000 का गुड्स या सर्विस परचेज कर सकते हो, इसको देकर आप अपना 2000 रुपीज का डेट्स क्लियर कर सकते हो। तो whatever denomination which is printed on that specific currency is called its face value. Am I clear? अब आइए इंट्रिंसिक वैल्यू पर। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ये इसकी कॉस्ट होती है ना, फाइनल वैल्यू होती है इसकी। फाइनल वैल्यू मींस जिस भी स्पेसिफिक मेटल से या जिस भी आइटम से उस करेंसी को बनाया गया है उसकी वर्थ एक्चुअली क्या है ना। देखिए, ये आज के सिनेरियो में तो इसका ज्यादा कोई बहुत इररिलेवेंट ये कंसेप्ट हो चुका है, बट पहले जब कौन सा करेंसी चलती थी, मेटेलिक करेंसी वाज इन फैशन। मेटेलिक करेंसी में करेंसी ऑफ गोल्ड और करेंसी ऑफ सिल्वर और दूसरे भी मेटल्स हुआ करते थे। स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है, उस गोल्ड एंड सिल्वर, भाई देखिए गोल्ड कॉइन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना। जैसे आज के सिनेरियो में मैं कहूं कि मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू आज के सिनेरियो में अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज। अगर 10 ग्राम गोल्ड का एक कॉइन है तो उसकी वैल्यू होगी रुपीज 50,000 रुपीज। ठीक है, तो जो जितने ग्राम का गोल्ड होता था, जैसे वहां पर एक स्पेसिफिक वेट का वो लोग अगर गोल्ड चलाते थे, एक कॉइन बनाते थे उसके अंदर, तो उस गोल्ड की भी तो अपनी कोई वैल्यू है। तो जो गोल्ड की वर्थ है, जो उसकी कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। मींस ये 1 ग्राम का अगर गोल्ड है तो ये 5000 रुपीज का हो गया आज के सिनेरियो में। इसलिए क्योंकि हमारे सामने आज फियाट करेंसी का कंसेप्ट है बस, बट उस टाइम पे मेटेलिक करेंसी ही फैशन में थी। और देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसमें एक क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। तो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेस ही गोल्ड हुआ करता था। मींस वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट हुआ करता था, तो वो फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीशियस मेटल हुआ करता था, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड और ऑन द बेसिस ऑफ सिल्वर, स्पेसिफिकली गोल्ड। तो इससे क्या होता था कि जो करेंसी के जो एक्सचेंज रेट हुआ करता था वो एक टाइप का फिक्स हुआ करता था और सब जगह पर एक जैसा चलता था उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर वहां पर 1 ग्राम गोल्ड के कॉइन अगर मार्केट में सर्कुलेशन है तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट पर, और अगर आपने उस पर लिख दिया कि भाई इट इज इक्वल्स टू रुपीज 5000, लेट सपोज कि भाई 1 ग्राम गोल्ड का आपने कॉइन और 5000 रुपए इसकी वैल्यू है, तो अब इसका मीनिंग ये होगा कि उस कॉइन की वैल्यू भी 5000 रुपीज है और उसके ऊपर, और वो चलेगा भी मार्केट के अंदर कितने, 5000 रुपीज में। अदरवाइज देखिए 2000 रुपीज के नोट की वर्थ 2000 रुपीज नहीं है, 2.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया बहुत से बहुत होगी उसके अंदर। ठीक, क्योंकि वो पेपर से बना हुआ है। पेपर कॉस्ट, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपके हाथ में आने तक की जो भी कॉस्टिंग है, अगर हम उन सबको ऐड करें तो दैट इज कॉल्ड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। आई होप इंट्रिंसिक वैल्यू इज क्लियर। तो फुल बॉडीड मनी जो होता था वो ऐसा मनी होता था जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और जिसकी फेस वैल्यू जो होती थी वो हमेशा क्या होती थी, इक्वल होती थी। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, मेटेलिक करेंसी, 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन है तो उसकी वैल्यू 5000 रुपीज। जो भी उसके ऊपर प्रिंट होती थी, अब वो भले ग्राम्स के फॉर्म में लिखी हो, वैसे ग्राम्स के फॉर्म में तो लिखते थे, जो भी उसकी वर्थ हुआ करती थी। लेट्स सपोज कि आपने कहा कि भाई इसके ऊपर अगर लिख दिया, जैसे पुराने जमाने की बात करें कि 1 दिरहम, ठीक है, तो अब 1 दिरहम इसकी वैल्यू हो गई। अब इसके अंदर 1 दिरहम के इक्विवेलेंट ही गोल्ड लगा है। ठीक है, तो जितना गोल्ड रिजर्व आपके पास उतने की करेंसी मार्केट में सर्कुलेशन में।
तो दिस इज कॉल्ड एज फुल बॉडीड मनी, जिसकी फेस वैल्यू और जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल हो। जैसे हमारे यहां पर जो भी पेपर करेंसी चलती है उसमें ऐसा होता है, पेपर करेंसीज के केस में क्या होता है, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली करेंसी कहलाती है फिएट करेंसी, जो अभी हम आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमारी पेपर करेंसीज यूजुअली मार्केट में सर्कुलेशन में, ठीक है, कि उसकी वर्थ कितनी, 3 रुपया 4 रुपया, तो दैट इज व्हाट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके ऊपर लिखा कितना 2000, लेकिन वो मार्केट में चलेगा कितने में, 2000 में। आप उससे 2000 की गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसी करेंसी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू इक्वल है, देन दैट टाइप ऑफ करेंसी इज कॉल्ड एज फुल बॉडीड मनी, है ना। फाइन। अब फुल बॉडीड मनी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फुल बॉडीड मनी मेटेलिक करेंसी हुआ करती थी, और मेटेलिक करेंसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ मोबिलिटी। एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी करना ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना। तो उससे बचने के लिए उस जमाने में जो उस वक्त का सेंट्रल बैंक हुआ करता था, ठीक है ना, उस सेंट्रल बैंक ने एक कंसेप्ट दिया रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी के अंदर सेंट्रल बैंक जो भी होता था, सेंट्रल अथॉरिटी, वो सेंट्रल बैंक क्या करता था कि भाई आपको ये मेटेलिक करेंसी को ले जाना प्रॉब्लमेटिक है, रिस्की फैक्टर है ना, और मोबिलिटी इसकी इजी नहीं है। तो आप एक काम करो कि हम क्या करते, हमारे पास उस सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व रखा जाता था, और उस गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट वो लोग पेपर करेंसी मार्केट के अंदर इशू कर देते थे। अब एक बात और याद रहे कि भाई अगर सेंट्रल बैंक के पास 1000 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है, तो आप ये समझ लीजिए मार्केट के अंदर पेपर करेंसी भी 1000 करोड़ की ही सर्कुलेटेड होगी। मार्केट में 1000 करोड़ की ही पेपर करेंसी सर्कुलेट होगी। आज की तरह नहीं कि आप मिनिमम रिजर्व रख दो और उसके बाद में क्या करो, बहुत सारा पेपर करेंसी मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर दो। तो जितने की गोल्ड रिजर्व गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक के पास, उतने की ही पेपर करेंसी मार्केट के अंदर चलती थी। बंदा चाहे तो अपनी पेपर करेंसी को लाकर सेंट्रल बैंक को दे दे, और उसके अगेंस्ट वो क्या करता था, उतना गोल्ड उसको मिल जाता था। क्यों? क्योंकि जो पेपर करेंसी मार्केट में सर्कुलेटेड है उसके अगेंस्ट गोल्ड का बैकअप है। किसके पास गोल्ड का बैकअप है? आपकी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास। तो अल्टीमेटली ये किया गया कि भाई थोड़ी प्रॉब्लमेटिक था, तो इसको हमने क्या किया कि पेपर करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर दी, लेकिन पेपर करेंसी भी उतनी ही सर्कुलेट होगी जितने का गोल्ड रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखा है। तो ये जो पेपर करेंसी जो हम ये बोल सकते हैं उसको कि जो गोल्ड को रिप्रेजेंट करती थी, वो कहलाई हमारी कौन सी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब आप चाहो तो उसको जाकर के अपने सेंट्रल बैंक के अंदर एक्सचेंज कर लो। जैसे आपने ब्रेटन वुड्स सिस्टम का नाम सुना होगा, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर यूएस ने अपनी करेंसी, बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी को अपनी करेंसी से पैक्ड कर दिया, पैगिंग कर दी उसकी, और बोला गया कि भाई हमारी करेंसी हम गोल्ड रिजर्व से बैकअप कर रहे हैं, और बोला गया कि भाई हम आपको जब चाहो आप इस रेट से 1 आउंस इज इक्वल्स टू $35 के रेट से जब चाहो आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये क्या है कि भाई पेपर डॉलर्स मार्केट के अंदर सर्कुलेटेड है, और जब चाहेगा, जो कंट्री चाहेगी, वो उतने डॉलर्स देकर के और इस रेट से क्या कर सकता है, मार्केट से सेंट्रल बैंक से जो फेडरल रिजर्व, वो फेडरल रिजर्व से क्या कर सकता था, उस गोल्ड से उसको अल्टीमेटली एक्सचेंज करा सकता था। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और फुल बॉडीड मनी के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना कि यहां पर वो जो मेटेलिक करेंसी होती थी वही सर्कुलेशन में रहती थी और वही सर्कुलेट होती थी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। तो फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई वो जो मेटल है, उस मेटल को अपने पास, अपने सेंट्रल बैंक में उन्होंने एज अ बैकअप रख लिया, गोल्ड रिजर्व के फॉर्म में रख लिया, और जितना गोल्ड उनके पास होता था उतने गोल्ड की इक्विवेलेंट वो पेपर करेंसी मार्केट में प्रिंट करके सर्कुलेट कर दिया करते थे। तो मार्केट में जितना गोल्ड रिजर्व, सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड रिजर्व, उतना ही मार्केट के अंदर पेपर करेंसी सर्कुलेशन में होती थी। तो आई होप अब आपको फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी, डाउट या लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।